हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रोज़ की। मैक्रोज़ को हम एक सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम सर्कल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14 आर स्क्वेयर, रेडियस इंटू रेडियस। और पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, एक रेडियस नाम का फ्लोट वेरिएबल लिया है जिसको मैंने कुछ इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी है। फिर मुझे एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो मैंने दो वेरिएबल ले लिए। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लिखा, पैरामीटर का फॉर्मूला लिखा और उसको प्रिंट करवा दिया। तो इस टाइप के प्रोग्राम में जहाँ पर आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीपल प्लेसेस पर यूज़ हो रही हो, वहाँ पर आप मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हैश डिफाइन आपके मैक्रो का नाम जैसे पाई और फिर उसकी वैल्यू, जो भी उसकी एक्सपेंडेड वैल्यू। और फिर आप क्या कर सकते हो, जहाँ भी आपके प्रोग्राम में 3.14 यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर आप उसको पाई से रिप्लेस कर सकते हो। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जहाँ भी आपका पाई लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये आ गया हमारा एरिया और पैरामीटर। मैक्रोज का जो जनरल सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है हैश डिफाइन, फिर आपके मैक्रो का नाम, इसे हम मैक्रो टेम्पलेट भी कहते हैं, और फिर आपके मैक्रो की वैल्यू जिससे आपको मैक्रो के नाम को रिप्लेस करना है वो आप उसके बाद देते हो, इसे हम कहते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम में मैक्रो का नाम यूज़ कर सकते हो और कंपाइल के टाइम जहाँ भी आपने उसका नाम लिखा होगा वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब बात आती है कि मैक्रो को यूज़ करने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ। सबसे पहले तो आप जहाँ भी प्रोग्राम में कोई वैल्यू यूज़ कर रहे थे, जैसे 3.14 यूज़ कर रहे थे, आप बाद में प्रोग्राम देखते हो तो आपको याद नहीं रहता कि ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है। पर इसकी जगह अगर पाई लिखा हो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये वैल्यू पाई को रिप्रेजेंट करती है, तो फॉर्मूले को पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाएगा। सेकंड, कल को मान लो आपको इस पाई की वैल्यू को चेंज करना हो, 3.14 की जगह आपको इसको 4 प्लेसेस तक यूज़ करना हो, 3.1415, तो अगर आपने हर जगह वैल्यूज़ यूज़ की होगी तो आपको हर जगह जाकर उसको 3.14 को चेंज करना पड़ेगा 3.1415। पर अगर आपने मैक्रोज का यूज़ किया होगा तो आप केवल एक ही जगह, यहाँ पर हैश डिफाइन है ना 3.14, यहीं पर इसकी वैल्यू को चेंज करते हुए तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ प्रोग्राम में पाई लिखा होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो हमें केवल एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ 3.1415 कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ तो मेरा 3.1415 वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, मुझे और कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने मैक्रोज का जनरल सिंटैक्स देखा, हैश डिफाइन मैक्रो नेम मैक्रो वैल्यू। फिर जहाँ जहाँ अपने प्रोग्राम में उस मैक्रो को यूज़ करते हो वो रिप्लेस हो जाता है उसकी एक्चुअल वैल्यू से। और लेटर हम उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, जैसे 3.14 को 3.1415 करना चाहते हैं, तो हमें केवल एक ही प्लेस पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 3.1415 लिख देंगे, बाकी जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि हम इसका यूज़ किस लिए कर रहे हैं। 3.14 हमारी पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है एक्चुअली। नेक्स्ट बात आती है कि क्या हम केवल मैक्रो को ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या कोई और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम मैक्रो से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी क्या देखा था कि पाई की वैल्यू को ऐसे कांस्टेंट डिफाइन किया था, लेकिन अगर हमें कोई ऑपरेटर डिफाइन करना हो, जैसे एंड हमारा ऑपरेटर होता है, इसको हमें किसी नेम्ड कांस्टेंट से रिप्लेस करना हो तो हम इसे एंड कर सकते हैं, जैसे हैश डिफाइन एंड। तो हमें जहाँ भी एंड यूज़ करना होगा वहाँ प्रोग्राम में हम एंड लिख पाएंगे। इसी तरह आप कोई कंडीशन को एज ए मैक्रो डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो आप ये कोई कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 40 एंड एक्स लेस देन 100, आप इसे इफ़ में पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक मैक्रो डिफाइन कर दो, चेक या कोई भी अपने नाम का, और इफ़ में ऐसे लिख दो इफ़ चेक। तो आपका ये चेक किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस कंडीशन से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह मान लो आपकी कोई प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम में कई जगह यूज़ होती है, तो आप पूरा प्रिंट एफ यूज़ करने के बजाय उसका शॉर्टकट चाहते हो, तो एज ए शॉर्टकट आप उसे पास डिफाइन कर दो, तो जहाँ जहाँ आप पास लिखोगे वो ऑटोमेटिकली इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो मैक्रो की हेल्प से। तो अभी इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, वही 3 मैक्रो डिफाइन किया है, एंड, एक कंडीशन के लिए और एक मेरी प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। और ये भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने चेक मैक्रो डिफाइन करते हुए उसमें एंड मैक्रो जो था उसका यूज़ किया था,
तो एक मैक्रो के अंदर दूसरे मैक्रो का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एंड किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंड से। इसके बाद मैंने मेन प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिया है एक्स। मैं एक्स की वैल्यू को चेक करूँगा, ये 40 और 100 के बीच में है तो मैं पास प्रिंट करूँगा, अदरवाइज फेल प्रिंट करूँगा। तो मैंने कंडीशन का एक मैक्रो बना रखा था, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर अपना चेक लिख दिया, तो मेरी ये इस कंडीशन से रिप्लेस हो जाएगी, एक्स ग्रेटर देन 40 एंड एक्स लेस देन 100। अगर ये ट्रू होती है तो मुझे क्या करना था, प्रिंट एफ पास प्रिंट कराना था। इसके लिए मैंने मैक्रो डिफाइन कर रखा है पास, तो मैं यहाँ केवल लिख दूंगा पास, अदरवाइज क्या करूँ, फेल। इसको अभी रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने फाइल का नाम गलत दे दिया, हमारी फाइल का नाम है macrosuses.c। अभी रन करता हूँ तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या थी, 40, कंडीशन ट्रू हुई तो मेरा पास प्रिंट हो गया। अभी मैं एक्स की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ। अब अगर इसको रन करता हूँ तो मेरा एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। तो हम मैक्रो को कुछ भी डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जो हमने देखे वो सिंपल मैक्रोज थे। अभी हम जैसे फंक्शंस में अपने कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, ऐसे ही हम मैक्रोज में भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे वही एरिया वाला फंक्शन 3.14 इंटू एक्स ये एज ए मैक्रो ही डिफाइन करना होता पूरा। तो मैं क्या करता, एरिया में एक एक्स पैरामीटर पास कर दिया और इसकी डेफिनेशन में एक्स लिख दिया, वो फॉर्मूले में 3.14 इंटू एक्स। तो जो भी ये एक्स की वैल्यू पास होगी वो मेरी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं एरिया में पास क्या करूँगा, एरिया 5 लिखता हूँ, तो मेरा ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3.14 इंटू 5। तो जो भी ये वैल्यू पास करूँगा और जहाँ जहाँ वो लिखा होगा वो उससे वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। इसी तरह मान लो मैं दो पैरामीटर पास करता हूँ, एक्स और वाई, और एक्स की वैल्यू 10 पास करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ सम 10, 20। तो मेरी स्टेटमेंट किससे रिप्लेस हो जाएगी, 10 प्लस 20। इसके लिए अभी हमने क्या किया, वही हमारे दो मैक्रो डिफाइन कर दिए। एरिया एक्स जो है पाई इंटू एक्स, और पाई को मैंने एज ए मैक्रो डिफाइन कर दिया 3.14। और एक दूसरा मैक्रो मैंने क्या डिफाइन किया, सम एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रेडियस वेरिएबल ले लिया जो कि मैं अपने एरिया को दूंगा। फिर मैंने एरिया के लिए एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर एरिया को कॉल कर दिया और इसमें पास क्या कर दी, रेडियस, यानी 2.5। तो मेरा क्या रिप्लेस हो जाएगा, 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5, और वो मेरा एरिया प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह मैंने सम के लिए क्या किया, दो वेरिएबल पास करने थे, एक्स और वाई, तो मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ए और बी। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, और मैंने सम में दोनों पास कर दिए। तो ये जैसे ही मेरा सम एक्स कॉमा वाई जाएगा तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ब्रैकेट ए प्लस बी स्टेटमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, और उसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, सम में। तो सम की मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। तो मेरे एरिया की वैल्यू आ गई 19.625 और सम की वैल्यू आ गई 30। तो इस तरह से आप मैक्रोज में आर्ग्यूमेंट भी पास करते हो, सिमिलर टू फंक्शंस। जो भी आप पास करोगे वो उसके एक्सपेंशन में एज इट इज़ रिप्लेस हो जाएगी। जैसे हमारे फंक्शंस मल्टीपल लाइंस के होते थे, ऐसे ही हमारे मैक्रोज भी मल्टीपल लाइंस के हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ब्रैकेट वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हमें मल्टीपल लाइन के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी लाइन के एंड में ये स्लैश सिंबल लगाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि ये मैक्रो की डेफिनेशन ही कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक मैक्रो डिफाइन किया प्रिंट नाम का, जो क्या करेगा, आपकी इन दो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। सबसे पहले वो हेलो प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो जहाँ भी मैं प्रिंट लिखूँगा वो मेरा हेलो वर्ल्ड से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये दो लाइन थी तो मुझे इसके लिए फर्स्ट लाइन के बाद ये लगाना पड़ेगा। अगर इसके बाद कोई तीसरी लाइन भी होती, मान लो एक और प्रिंट स्टेटमेंट होती, तो मुझे एक और स्लैश लगा के फिर नेक्स्ट लाइन में उस प्रिंट एफ को लिखना होता। तो मल्टी लाइन मैक्रोज के लिए आपको बस इतना करना है कि लास्ट में एक स्लैश लगा देना है। इसको भी हम अभी VS कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 लाइन का मैक्रो डिफाइन किया है, हेलो वर्ल्ड एंड नेक्स्ट लाइन में लेट्स लर्न मैक्रोज, और पहली दोनों लाइन के एंड में मैंने स्लैश लगा दिया है। और मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, सीधा ये प्रिंट को प्रिंट कर दिया है। तो जैसे ही मैं ये रन करूँगा मेरी ये हेलो वर्ल्ड और नेक्स्ट लाइन में लेट्स लर्न मैक्रो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, नेक्स्ट लाइन में लेट्स लर्न मैक्रोज। यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने जब ये प्रिंट लिखा इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो होता क्या है कि आपका मैक्रो एज इट इज़ रिप्लेस होता है। जैसे जहाँ भी मैं प्रिंट लिखूंगा एज इट इज़ जो मैंने यहाँ लिखा होगा एज इट इज़ रिप्लेस हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर मैक्रो की डेफिनेशन में सेमीकोलन दे दिया है,
तो ये मेरा सेमीकोलन आ जाएगा। पर अगर मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया होता, जैसे अगर मैंने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया होता और अब अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता तो मेरा कंपाइल टाइम एरर आ जाता। ये मेरा क्या एरर आ गया, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। तो इसको मैं कैसे रिजोल्व कर सकता था, या तो वही मैक्रो की डेफिनेशन में दे दूँ या फिर मैं इस प्रिंट के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूँ, तो इससे भी मेरा एरर रिजोल्व हो जाएगा। तो मेरा सेमीकोलन मैक्रोज की डेफिनेशन में ऑप्शनल है। अभी हम मैक्रोज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नो सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड एट एंड ऑफ मैक्रोज, ये हमने अभी देखा ही था कि सेमीकोलन ऑप्शनल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा भी सकते हो और लीव भी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि आपकी मैक्रो की जो एक्सपेंशन है उसको आपको पैरेंथेसिस में एनक्लोज करके रखना चाहिए। इसको अगर नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम में कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ सकता है। इसको अभी एक प्रोग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल मैक्रो डिफाइन किया है मेरा स्क्वेयर एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू पास करूँगा उसको एक्स इंटू एक्स उसका स्क्वेयर फाइंड आउट कर देगा। और मैंने मेन प्रोग्राम में क्या लिया है, एक वेरिएबल ए लिया है जिसको मैंने क्या लिखा है 27 डिवाइड बाई स्क्वेयर ऑफ 3। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 27 डिवाइड बाई स्क्वेयर ऑफ 3 9 इक्वल टू 3। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट 3 आया, लेकिन अभी मैं ये पैरेंथेसिस हटा देता हूँ और अब इसको रन करके देखता हूँ। अब मेरा आउटपुट आया 27। तो इसको समझते हैं कैसे आया। मैंने आपको बताया था कि मैक्रो आपका ब्लाइंडली एज इट इज़ रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, ए इक्वल टू 27 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 3। तो अभी आपके ये दोनों इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर हैं और इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 27/3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 9, और फिर ये वाला इंटू 3 होगा, इंटू 3, और इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी 27। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज नहीं किया था। इसीलिए आपको हमेशा मैक्रो के एक्सपेंशन को पैरेंथेसिस में रखना चाहिए, अदरवाइज कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ सकते हैं। थर्ड आपका पॉइंट है कि आपको मैक्रो और उसके आर्ग्यूमेंट के बीच में, जैसे स्क्वायर और एक्स, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखना है। जैसे नॉर्मल डेफिनेशन हम क्या रखते हैं, स्क्वायर एक्स और फिर उसकी डेफिनेशन, तो ये करेक्ट है। पर अगर मैं इसके बीच में स्पेस दे देता हूँ तो ये रॉन्ग है। अभी हमारे स्क्वायर वाले प्रोग्राम में मैं यहाँ पर एक स्पेस डाल देता हूँ और अब इसको कंपाइल करके देखता हूँ। तो इसने मुझे कुछ कंपाइल टाइम एरर्स दे दिए। तो अभी इसको समझते हैं कि ये एरर्स क्यों आए। जैसे ही आप मैक्रो के नाम के बाद कोई भी स्पेस देते हैं ना, तो उसके बाद का जितना भी कंटेंट होता है वो उसको उसकी डेफिनेशन या एक्सपेंशन समझता है। तो जहाँ भी आपका स्क्वायर आएगा उसके बाद वो ऐसे रिप्लेस करेगा उसको। तो अभी ये क्या सोचेगा कि ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, केवल मेरा एक सिंपल स्क्वायर है जिसकी एक्सपेंशन है एक्स, एक्स इंटू एक्स, राइट। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो ये कैसे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स, एक्स इंटू एक्स और आपका ब्रैकेट में 3, विच इज़ नॉट ए वैलिड सी स्टेटमेंट। तो इसलिए आपके कंपाइल एरर्स आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप मैक्रो के नाम के बाद जब भी आर्गुमेंट पास करना चाहें तो बीच में कोई स्पेस ना दें। तो अब बात आती है कि जो काम मैं मैक्रो में आर्गुमेंट पास करके कर रहा हूँ वो काम मैं फंक्शन से भी कर सकता था। तो मुझे मैक्रो की जरूरत क्या है जब मेरे पास फंक्शंस है। तो मैक्रो और फंक्शन में क्या होता है, स्पीड और साइज़ का ट्रेड ऑफ होता है। मैक्रो जनरली फास्टर होते हैं आपके फंक्शन से, लेकिन प्रोग्राम का साइज़ भी बढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो आपने कोई मैक्रो डिफाइन किया और उसको 10 प्लेसेस पर यूज़ किया, तो आपके कंपाइलेशन टाइम पर उन 10 के 10 प्लेसेस पर आपके मैक्रो की डेफिनेशन एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगी। मान लो आपके मैक्रो की डेफिनेशन कुछ 10-20 लाइन्स की है, वो एज इट इज़ उन प्लेसेस पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि आपका प्रोग्राम काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाएगा और आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन आपका जो फंक्शन है वो केवल एक ही प्लेस पर डिफाइन रहता है, और रन टाइम पर क्या होता है, आप उसमें पैरामीटर्स पास करते हो और उससे जो वैल्यू रिटर्न आती है उसके बेसिस पर अपना रिजल्ट देते हो। तो यहाँ पर एक सिंगल डेफिनेशन रहती है, इस वजह से ये प्रोग्राम का साइज़ कम रहता है। लेकिन क्योंकि फंक्शन के टाइम पे आप क्या करते हो, रन टाइम पे आप कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हो, वहाँ पर कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हो और फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको ले रहे हो। तो ये जो भी पैरामीटर्स पासिंग है ना, ये एक टाइप का ओवरहेड होता है जिसमें कुछ टाइम लगता है। तो इसीलिए फंक्शन मैक्रो से स्लोअर होते हैं। और मैक्रो आपको क्या होते हैं, कंपाइल टाइम पर ही कॉपी पेस्ट हो जाता है कोड पूरा का पूरा, इसीलिए ये फास्टर होते हैं फंक्शन से। तो जब भी आपको मैक्रो या फंक्शन के बीच में डिसाइड करना हो कि मैं कब क्या यूज़ करूँ,
तो उसके लिए आपको ये स्पीड और साइज़ का ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है। अगर आपकी मेमोरी लिमिटेड है, आपके पास मेमोरी का कॉन्स्टेंट है कि जिस डिवाइस पर आप काम कर रहे हो उसमें कम मेमोरी है, तो हमेशा फंक्शंस को प्रीफर करें। लेकिन अगर मेमोरी की कोई लिमिटेशन नहीं है तो हमें क्या रूल देखना चाहिए कि अगर हमारा सिंगल लाइन का है, जैसे हमने जो अभी मैक्रोज यूज़ किए, सिंपल मैक्रोज यूज़ किए, उस टाइप के अगर मैक्रोज यूज़ कर रहे हो तो मैक्रोज आर बेटर। लेकिन कोई अगर आप लार्जर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे 5-6 लाइन का कोई फंक्शन लिख रहे हो, तो उस केस में फंक्शंस प्रीफर करने चाहिए। तो आई होप कि आपको मैक्रो समझ आ गए होंगे और मैक्रो और फंक्शन का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि कब किसको यूज़ करना चाहिए। थैंक यू गाइस।